गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात कर रहे हैं कल के टॉपिक की, आई मीन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की। ओके, और किस तरह से हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम उसकी बात भी करेंगे, बट एक एग्जांपल हमने इसका ऑलरेडी कर लिया था और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आई मीन किस तरह से इसको हम बनाते हैं, इसका सिस्टम क्या होता है, मेथड क्या होता है, तो सारी बातें हमने डिस्कस कर ली है। क्लियर? तो किस तरह से हमें इसको पढ़ना है, इसकी स्टडी करनी है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल कल आपको मैंने समझा दिया था, आज हम बात करेंगे दूसरे एग्जांपल की। ओके, यस, लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक एग्जांपल हमने इसका ऑलरेडी डिस्कस किया था, पढ़ा था, ठीक है। बट आई थिंक, मैं एक मानता हूँ कि एक एग्जांपल से कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक आपके कंप्लीटली समझ में नहीं आएगा। कुछ परसेंट आ सकता है मे बी, बट मेरा जो टारगेट है वो ये कि आपको 100% समझना है। इसलिए मैं एक और एग्जांपल, टॉपिक 6-7 एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद इजीली आपके समझ में आ जाएगा। ओके, तो कुछ ट्रांजैक्शन में लिखे, टोटली 7 ट्रांजैक्शन है, ठीक है। करना क्या है, तो इसमें करना आपको प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। आपको इसमें क्या प्रिपेयर करना है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। अब किस तरह से हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे वो यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक जो अपना कॉपी है उसके टॉप पे लिख दें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हेडलाइन मेंशन करना कंपल्सरी होता है। अब हमें करना क्या है, इसके बाद हम इसको एज अ फॉर्मेट बनाएंगे और देयर आर 2 कॉलम टोटली, देयर आर 2 कॉलम टोटली। क्लियर? अब वो 2 कॉलम कौन से हैं? फर्स्ट इज particulars, clear, and second is amount। और अमाउंट के साथ ऑलवेज आपको रुपीस का साइन बनाना है। इस तरह से ये 2 कॉलम कंप्लीट हो गए हैं। बट मैंने आपको एक और बात भी कही थी कि जो अमाउंट है उसके जो कॉलम होंगे वो इस तरह से नहीं करना, आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में करना पड़ेगा? 2 पार्ट्स में। तो इसकी आगे बात करते हैं किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। लाइन वाली दे देना। सबसे पहले फॉर्मेट की बात हम कर रहे थे, तो फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर का है, देन अमाउंट का है। और अमाउंट को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? तो अमाउंट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है डिटेल का, डिटेल्स का। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो ऑलवेज होगा टोटल का। ये इसका कंप्लीट फॉर्मेट है और इसी में हमें इसको को कंप्लीट भी करना है। तो देखिए, जब भी हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, हमें सबसे पहले नीड होती है बैलेंस की।
जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं हमें नीड होती है बैलेंस की, ठीक है। और यहाँ पर हमें बैलेंस ऑलरेडी गिवन है, बैलेंस एज पर कैश फ्लो। हमें क्या गिवन है? बैलेंस एज पर कैश फ्लो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंसेस? प्लीज टेल मी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस शीट? सॉरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैलेंस? बैलेंस कितने टाइप का होता है, कितने तरीके के बैलेंस होते हैं? बैलेंस कितने टाइप के होते हैं बताइए। फोर, वेरी गुड। बैलेंस फोर टाइप के होते हैं और फोर टाइप में कौन कौन से होते हैं? कैश बुक के टू बैलेंस और पासबुक के टू बैलेंस। कैश बुक के टू बैलेंस में कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, देन क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। फिर हम बात करें पासबुक की, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। और उसी के अकॉर्डिंग हमें रूल्स भी फॉलो करना पड़ता है। हाउ मेनी रूल्स फॉर मेकिंग बैंक reconciliation statement? How many rules for making bank reconciliation statement? तो इसका मैंने रिप्लाई किया था, there are two rules. First is general rules and second is opposite rule. First is general rule and second is opposite rule. General rule में क्या करते हैं? General rule में क्या करते हैं? Opposite rule में क्या करते हैं? General rule में हम बैंक को फॉलो करते हैं। जनरल रूल में बैंक को फॉलो करते हैं कि बैंक में अपना अमाउंट जो है बैलेंस वो ज्यादा है, अप है, इंक्रीज है, हम भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि जैसा बैंक में वैसा हमें करना है। बैंक इज ऑलवेज राइट, ये कॉन्सेप्ट हमें इसको मानना होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें, तो अपोजिट रूल में क्या होता है? अपोजिट रूल में जो बैंक करता है वैसा नहीं करना, उसका रिवर्स करना है। इज दिस क्लियर? तो अभी हमारे पास बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस है, किसका? कैश का। तो हमारी हेडिंग जाएगी डीआर बैलेंस एज पर कैश बुक, अमाउंट 19,000 रुपीस। क्या ये मैटर आपकी प्रॉपर्टी समझ में आ गया है? वेरी गुड। क्या ये मैटर आपकी प्रॉपर्टी समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें क्या हेडलाइन रिकॉर्ड करनी है, मेंशन करनी है? तो सबसे पहले ऑलवेज हमें बैलेंस ही मेंशन करना होगा। ओके, व्हिच टाइप्स ऑफ रूल्स वी कैन अप्लाई? व्हिच टाइप्स ऑफ रूल वी कैन अप्लाई? रिप्लाई मी, which types of rule in this case we can apply? I am talking about this question, which types of variable general rules apply करेंगे। ओके, तो जनरल रूल्स में कुछ ट्रांजैक्शन तो ऐड होंगे और कुछ ट्रांजैक्शंस लेस होंगे। बात करते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8,000। एक चेक था, ठीक है, और बिजनेस ने इश्यू कर दिया, आई मीन बिजनेस ने दे दिया किसी को पेमेंट करने के लिए। इश्यू मतलब देने से होता है, पेमेंट के लिए देने से होता है। बिजनेस ने दे दिया तो बिजनेस कब एंट्री करेगा? उस ट्रांजैक्शन के हो जाने के बाद या सेम टाइम? ये बताइए, बिजनेस इस ट्रांजैक्शन की एंट्री सेम टाइम करेगा या पेमेंट करेगा उसके बाद करेगा? इसके लिए जो बिजनेस एंट्री करेगा वो किस टाइम एंट्री करेगा? बिजनेस सेम टाइम, और जब बैंक में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब कब करेगा वो? तो याद रखना, लिसन केयरफुली एंड प्रॉपर्ली, बैंक में ट्रांजैक्शन कभी भी हो सकता है, बैंक उसको कभी अपना जो अमाउंट है उसको इंक्रीज कर सकता है, डेबिट कर सकता है, उससे बिजनेस को कोई मतलब नहीं होता है। बिजनेस उस टाइम एंट्री करेगा जिस टाइम उसका एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो गया है। आई मीन उसने तो चेक दे दिया, अब उसको मतलब नहीं है कि वो आप बैंक को गए हो या नहीं गए हो, आपने पेमेंट विड्रॉ किया है नहीं किया है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर? तो बिजनेस ने तो क्या किया होगा इस ट्रांजैक्शन में? बिजनेस ने तो क्या किया होगा बताइए?
पर ये आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस ने क्या किया, करेक्ट तो उसकी बात करते हैं ना। आप बताइए चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसमें बिजनेस ने क्या किया होगा, इसमें बिजनेस ने क्या किया होगा, बिजनेस ने ये सोचा होगा कि हमने चेक इशू कर दिया पेमेंट के लिए और जिस पर्टिकुलर पर्सन को हम चेक इशू कर रहे हैं वो इसका अमाउंट विथड्रॉ कर लेगा, ठीक है, और अपना अमाउंट कम भी हो जाएगा, तो इंस्टेंट हम बिजनेस इसके अमाउंट को कम कर देता है कि बैंक में हमारा इतना अमाउंट कम हो गया है। क्या एक्चुअली कम हुआ है? रिप्लाई करके बताना, क्या एक्चुअली कम हुआ है, क्या एक्चुअली अमाउंट कम हुआ है? बिजनेस ने तो कम कर दिया है कि बिजनेस इंस्टेंट एंट्री करता है, बट हम जानते हैं चेक कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, चेक 3 मंथ के लिए वैलिड होता है। मैंने आपको चेक किया सपोज यू आर माय एम्प्लॉय और आपने चेक दे दिया, मैं तो ये एंट्री करूंगा ना कि आप अभी जाओगे बैंक से अमाउंट विथड्रॉ कर लोगे और उसके इफेक्ट से बैंक में जो मेरा बैलेंस है वो कम हो जाएगा, इसलिए मैं तो सम टाइम कम कर दूंगा। आप तो वहां प्रेजेंट भी नहीं हुए पेमेंट करने के लिए, पेमेंट लेने के लिए, तो क्या मेरा बैंक का बैलेंस कम हुआ? नहीं, बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ, बैंक का बैलेंस उतना ही है जितना पहले था, लेकिन हमने तो कम कर दिया था ना। तो यहाँ पे ये बताइए बैंक का बैलेंस अप है डाउन है, ये बताइए बैंक में बैलेंस अप है या डाउन है? इसका रिप्लाई कीजिए कि बैंक में बैलेंस अप है या डाउन है। बैंक के बैलेंस की बात हो रही है कि वहां अमाउंट जो है, बैंक की बात हो रही है, ध्यान सुनो बिल्कुल ध्यान से। बैंक में अमाउंट जो है अपना है वो बैलेंस हो जाता है या फिर हमारे पास कैश कितने ज्यादा है? बैंक में पास तो वहां ज्यादा है या फिर हमारे पास ज्यादा है? बैंक में तो ज्यादा है, अप है। अब क्यों है? क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन बैंक में पहुंचा ही नहीं, उसने अमाउंट विथड्रॉ किया ही नहीं, इसलिए वहां तो बैलेंस बढ़ा हुआ है। और हमारे अकॉर्डिंग क्या क्या है, बिजनेस ने तो सेम टाइम अमाउंट कम कर दिया, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग बैंक में अमाउंट कम हो गया था। हम एक्चुअली बात करते हैं, जब बैंक की बात होती है तो एक्चुअली बात करना है। तो एक्चुअली बताइए कि पासबुक और हम कैश को कंपेयर करेंगे तो क्या बैंक का बैलेंस कम हो गया क्या? बैंक का बैलेंस कम हुआ है या फिर भी नो चेंज है? तो यहाँ पर बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। बैंक का बैलेंस क्या है? इंक्रीज है। कैसे? एक सिंपल मैं वैल्यू के साथ आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए, मोटी सी बात आपको समझ पाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म हाँ, तो देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा और आप भी यही पैटर्न यूज करना। यहाँ पे लिखा हूँ, फिर इरेज करूंगा, ये है कैश बुक। एक तो मैंने मेंशन की है पासबुक, कैश बुक और पासबुक, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर दोनों में बैलेंस कितना था? 10,000 दोनों मैच थे, दोनों कहते हैं मैच थे, कहीं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं था जो दोनों में अनबैलेंस था, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं था जो अनबैलेंस था। ओके, अब क्या हुआ, इसी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं मैं कि चेक इस प्रोजेक्ट हमने इश्यू किया तो कैश बुक में बिजनेस सेम टाइम एंट्री करेगा। वो क्या सोचेगा कि बैंक में कस्टमर गया होगा, सॉरी बैंक में एम्प्लॉय गया होगा और उसने 8,000 रुपीस विथड्रॉ कर लिए, तो अब बिजनेस के अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए? बिजनेस के अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस कितना होना चाहिए? 2,000। क्यों, क्या अज्यूम कर रहा है? एक अज्यूम करके बता रहा हूं, हम ये मान रहे हैं कि 10,000 का बैलेंस ऑलरेडी था, दोनों में मैच है, सेम है। उसके बाद ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन में 10,000 हमारे पास थे और हमें पता है बैंक में 10,000 ही है। अब हमने क्या किया है, ट्रांजैक्शन किया 8,000 का जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो हमारे अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 2,000। क्लियर? लेकिन क्या बैंक का बैलेंस एक्चुअली 2,000 है क्या? बताइए, सिंपल बताइए, क्या बैंक का बैलेंस एक्चुअली 2,000 है क्या, या वो अभी भी 10,000 ही है? बैंक का बैलेंस कितना है बताइए? हाउ मच अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द बैंक? बैंक के अंदर अभी भी बैलेंस कितना है? इसका रिप्लाई करके बताइए जल्दी से। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बैलेंस बैंक अभी, हाँ मैं 10 लिख रहा हूँ, 10 लिख रहा हूँ, बैंक में तो कुछ किया ही नहीं है, बैंक में तो पहुंचा ही नहीं, बैंक तो माइनस
नहीं करेगा। अब देखिए बैंक का बैलेंस अप है डाउन है, बताइए दोनों कंपेयर करें। एक्चुअली बैंक का बैलेंस अप है डाउन है, एक्चुअली अप है, और रूल्स कौन से हैं, जनरल रूल्स है। तो जनरल रूल्स है बैंक में बैलेंस अप है, हमें भी अप करना पड़ेगा, मतलब आपके लिए ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पे प्लान कीजिए, ठीक है। क्या अब इसके थ्रू आपके प्रॉपर्टी समझ में आ गया है? ऑलवेज आप ऐसे करना 10,000 टोटल में सेम अमाउंट लेना, फिर ट्रांजैक्शन को देखना कि एक जगह हुआ है और एक को एक जगह नहीं हुआ है। तो इससे क्या है कि प्रॉपर वे में आपके समझ में आ जाएगा, तो इजी रहेगा, कभी कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो यहाँ पे मेंशन करता हूं मैं 1 चेक issued but not yet presented for payment, क्लियर। और इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिजनेस, हम मतलब बिजनेस, हम बिजनेस क्या करेगा, सेम टाइम बैलेंस बढ़ा देगा। उसी बात को लेते हैं, कैश बुक, पासबुक कितना मानते हैं हमेशा इजी रहेगा, 10,000 और यहाँ पे 10,000 कि सारे मेस के ट्रांजैक्शन 10,000। अब बिजनेस ने 7,000 का चेक डिपॉजिट किया, तो वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग बैंक का बैलेंस 7,000 इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस बिजनेस के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 17,000 रुपीस हो जाएगा। क्या ऐसा हुआ, क्या एक्चुअली ऐसा हुआ क्या, क्या बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है क्या? इज द बैलेंस नो, अप एंड डाउन, बैंक का बैलेंस डाउन है या अप है कंपेयर टू कैश बुक, डाउन। तो हमें क्या करना होगा, हाउ टू ट्रीट दिस ट्रांजैक्शन, हम इसको ऐड करेंगे या लेस करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे या हम इसको लेस करेंगे, लेस करेंगे, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां मेंशन करते हैं चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक but not yet collected by बैंक, क्लियर। और इसमें जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, अमाउंट आएगा इसमें 7,000 रुपीस, इसमें कितना अमाउंट आएगा, 7,000 रुपीस। इज दिस क्लियर? तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया, लाइक करके बताइए मैसेज बॉक्स में। यहाँ तक आपके प्रॉपर्ली सब कुछ समझ में आ गया है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट है, थर्ड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, वाटर बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक्स। एक वाटर बिल यानी पानी का जो बिल है उसका पेमेंट डायरेक्टली बैंक ने कर दिया, और इसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास नहीं है, और जब बिजनेस के पास इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो बिजनेस इस ट्रांजैक्शन की कोई अपने पास नहीं करेगा। इज दिस क्लियर? तो आप ये बताइए इस ट्रांजैक्शन से क्या कैश बुक का बैलेंस इफेक्ट हुआ है, इस ट्रांजैक्शन से क्या कैश बुक का बैलेंस इफेक्ट हुआ है? तो देखिए उसी तरह समझते हैं कैश बुक और पासबुक। बिफोर वन ट्रांजैक्शन बैलेंस इज 10,000 रुपीस, चेक डिपॉजिट वाटर बिल डायरेक्टली पेड बाय बैंक, वाटर बिल डायरेक्टली बैंक ने पेड कर दिया, तो बैंक क्या करेगा, इस बार ट्रांजैक्शन जिसको हमें नहीं पता था बैंक का ट्रांजैक्शन है, बैंक ने कर दिया, तो बैंक में अमाउंट कितना हो जाएगा, 3,000 कम हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 7,000, कितना हो जाएगा, 7,000। क्या कैश बुक का बैलेंस भी 7,000 रुपीस है क्या? क्या कैश बुक का बैलेंस भी 7,000 रुपीस है क्या?
वेरी गुड, नहीं है तो फिर कितना है? आपने कहा नहीं है तो कितना है? कोई चेंज ही नहीं हुआ तो 10,000 ही है। फाइनली दोनों के बैलेंस को हम कंपेयर करें, फाइनली दोनों के बैलेंस को हम लोग कंपेयर करें, फाइनली दोनों के बैलेंस को हम कंपेयर करें तो किसका बैलेंस अप है और किसका बैलेंस डाउन है? इसका बैलेंस अप है और किसका बैलेंस डाउन है? फाइनली जब दोनों में कंपेयर करें, फाइनली किसका बैलेंस अप है और किसका बैलेंस डाउन है? तो यहाँ पर जब हमें फाइनली कैश बुक अप, वेरी गुड, लेकिन हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? हमें बैंक के अकॉर्डिंग चलना है, बिकॉज डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक है और किसी का भी डेबिट बैलेंस होता है हमें जनरल रूल्स अप्लाई करना होता है, आई मीन हमें कंप्लीटली बैंक को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस डाउन है, ठीक है, डिक्रीज है, सो हमें कैश बुक के बैलेंस को भी क्या करना होगा? डाउन करना पड़ेगा। तो डाउन करने के लिए क्या करना होगा? ऐड करेंगे, लेस करेंगे? जल्दी से अप्लाई करके बताइए, इस ट्रांजैक्शन को ऐड करना है या लेस करना है? लेस करना है, लेस वाटर बिल directly paid by bank but not entered in cash book और अमाउंट 3,000 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आपके? यस और नो? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया आपके? यस, वेरी गुड। इस बार नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का रिप्लाई एक बार आप करोगे, उसके बाद मैं करूंगा, ताकि ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको एक्चुअली समझ में आया है या नहीं आया है। बट मैं ट्रांजैक्शन का मीन आपको समझ देता हूं। डिविडेंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। फर्स्टली डिविडेंड क्या होता है? आपके लिए न्यू वर्ड है। डिविडेंड क्या होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा शेयर्स, क्या सुना होगा? शेयर। कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर इश्यू करती है, पब्लिक उसके शेयर्स को परचेज करती है, तो उस शेयर्स पे पब्लिक को क्या मिलता है? वो जो शेयर्स पब्लिक परचेज करती है तो उन शेयर्स पे पब्लिक को क्या मिलता है? तो कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है, कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है मतलब इस प्रॉफिट में से वो अपने शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर मींस जिन्होंने शेयर परचेज किया है वो सबको उसका शेयर देती है। क्यों? जो भी कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है एक्चुअली वो कंपनी का रियल ओनर होता है। जो कंपनी के शेयर्स को परचेज करता है एक्चुअली वो कंपनी का रियल ओनर होता है। और जब प्रॉफिट होगा ऑब्वियसली उसको ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा, तो ओनर को जितना पार्ट आउट ऑफ प्रॉफिट रिसीव होता है दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, ठीक है। और ये कभी भी आपको कैश में नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिटेड हो जाता है। तो क्रेडिट मतलब जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया। तो फिर से वही काम करते हैं, कैश बुक, पासबुक, बिफोर ऑल ट्रांजैक्शन बोथ आर मैच्ड। अब यहाँ हम बात करते हैं कि बैंक ने क्या किया, उसको क्रेडिट कर दिया मतलब जमा कर दिया। तो बैंक में हमारा जो बैलेंस है वो 2,000 रुपीज से अप हो गया है, अप हो गया है। तो फाइनली वहां पे आई मीन बैंक की जो पासबुक है उसके अकॉर्डिंग अपना बैलेंस कितना हो गया है? 12,000 हो गया है। अगेन एक्सप्लेन, ओके फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आई एम रिपीटिंग अगेन। सपोज यू आर आई एम ए कंपनी, मैं कंपनी हूं और मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं, ठीक है। आपने मेरी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, ठीक है। एंड ऑफ ईयर जब मुझे प्रॉफिट होगा, मेरी कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो उसमें से मैं आपको भी तो शेयर दूंगा, क्योंकि आपने शेयर परचेज किया है। तो आपको आप कंपनी के एक ओनर होंगे। तो मेरे पास एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट मैं आपको दूंगा वो प्रॉफिट क्या है? वो आपके लिए डिविडेंड होता है। बट ये डिविडेंड कभी भी डायरेक्टली आपको एज अ कैश रिसीव नहीं होता है, ये डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जाता है, ठीक है। इसके बैंक ऑथराइज्ड होता है, क्लियर। अब बैंक क्या करेगा जब डिविडेंड का अमाउंट मिलेगा बैंक को, तो बैंक डायरेक्टली अपने अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देगा।
और ट्रांसफर करने से अपना जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। आई मीन 10,000 मैंने अज्यूम कर रहे थे, 2,000 से हमें और डिवाइड किया, फाइनली अपना जो बैलेंस है कितना होगा, 12,000 हो गया। बट क्या कैश बुक में इसकी एंट्री हुई है क्या कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ है क्या? रिप्लाई करके बताइए। इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक इज इंक्रीज और नॉट? नो। तो क्या करना है, इसको ऐड करना है या फिर लेस करना है? इस ट्रांजैक्शन को ऐड करना है या लेस करना है? इस ट्रांजैक्शन को ऐड करना है या लेस करना है? एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया है और बैंक को फॉलो करना है तो हमें भी क्या करना है, इंक्रीज ही करना है। हम क्या लिखते हैं, डिविडेंड डायरेक्टली क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट entered in cash book. An amount is 2,000 rupees. I hope यहाँ तक सब कुछ आपकी properly समझ में आ गया होगा। Any doubts? Any doubt? Let me first. Any doubt? क्या यहाँ तक कोई आपको डाउट है? कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना है, रिपीट करना है? थोड़ा ओके, वेरी गुड। देन बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। Ram, who is the customer, directly amount deposited into bank but not entered in cash book. राम एक कस्टमर था जिससे हम रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते थे, हमने उसको गुड्स सेल किया, सेम टाइम उसके पास कैश नहीं था, सो उसने हमें कोई अमाउंट नहीं दिया, बट उसने हमसे यानी हमारे बिजनेस से बिजनेस का अकाउंट नंबर ले लिया। चलिए लिया बिजनेस का अकाउंट नंबर, ठीक है, और ये कहा कि मैं डायरेक्टली जो अमाउंट होगा वो आपके बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा। पर इस वो कब करेगा कि उसने हमें फाइनली नहीं बताया, उसने फिक्स नहीं किया और उसने डिपॉजिट करा भी दिया। तो इसकी इंफॉर्मेशन बिजनेस के पास तो नहीं है, तो उसने कब डिपॉजिट कराया तो बिजनेस के पास नहीं है, तो बिजनेस कैश बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो इससे बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए इस ट्रांजैक्शन से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? आई एम टॉकिंग अबाउट बैलेंस ऑफ बैंक। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है या फिर नहीं हुआ है? बैंक के बैलेंस की बात करिए, एब्सोल्युटली बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है क्योंकि उसने जो कस्टमर था राम था, उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो जितना अमाउंट हमारा एक्चुअली था अब वो उतना नहीं रहा। जितना भी अमाउंट राम ने डिपॉजिट कराया है, आई मीन 4,000 रुपीज है, उससे अपना बैलेंस क्या होगा, अप हो गया। ओके, वेरी गुड। तो इस ट्रांजैक्शन को हमें ऐड करना होगा, अदरवाइज इससे हमें लेस करना होगा। इससे हमें ऐड करना होगा या लेस करना होगा? वेरी गुड, ऐड करना होगा। अमाउंट directly deposited by customer, an amount is 4,000 rupees. अब हम लास्ट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक जो भी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो इसके बिहाफ पर कुछ चार्जेस चार्ज करता है। और जब बैंक कोई भी चार्जेस चार्ज करेगा, लाइक एटीएम की हो या अदर कोई फैसिलिटीज के चार्जेस हो, वो आपसे उस अमाउंट को लेने के लिए आपके पास अपने एम्प्लॉइज नहीं भेजेगा, उसके पास हमारा अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, वो उसी में से डायरेक्टली डिडक्ट कर लेगा। तो क्या करेगा, डायरेक्टली उसी में से डिडक्ट कर लेगा। डिडक्ट कर लेगा मींस कम कर देगा। तो अब वहां पे अपना जो बैलेंस है कितने से कम हो जाएगा, 1,000 से कम हो जाएगा। बट इसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी, हमें तो इंफॉर्मेशन कब हुई, तब दोनों को हमने मैच किया, दोनों को टैली किया, तब हमें पता लगा कि यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कैश बुक में तो नहीं है, लेकिन
पासबुक में है, इसमें है पासबुक में है। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि बैंक में अपना जो बैलेंस है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। क्लियर? क्या पासबुक में रिड्यूस हुआ? यस, पासबुक में रिड्यूस हुआ, लेकिन किस में रिड्यूस नहीं हुआ? कैश में रिड्यूस नहीं हुआ। तो इस ट्रांजैक्शन को हमें ऐड करना है या लेस करना है? इस ट्रांजैक्शन को हमें ऐड करना है या लेस करना है? पहले तो बताइए। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो गया है, इसलिए इसको लेस करेंगे। इसका करने से हमें मिल जाएगी बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक but not entered in cash book, but not entered in cash. The amount is 1000. अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब इसका हम फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है? और इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है, टोटल 3 ट्रांजैक्शन ऐड की लिस्ट में है। तो फाइनल नंबर जो टोटल है वो कितना होगा? 8 + 2 + 4, ये हो गया आपका 14,000 रुपीस। ऑलरेडी 19,000 बैलेंस था, ऑलरेडी 19,000 बैलेंस था, 14,000 उसकी तरफ ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 33,000 रुपीस। So after a transaction, the balance of bank is 33,000. अब सब्ट्रैक्शन यानी लेस में कितने ट्रांजैक्शन है? इसमें भी 3 है, 7 + 3 + 1। इसका जो सम है वो कितना हुआ? इसका सम हुआ 11,000 रुपीस। कितना सम हुआ? 11,000 रुपीस। और क्योंकि लेस का है इसलिए इसको लेस करेंगे, तो फाइनल जो अपने पास अमाउंट आएगा 22,000 रुपीस आएगा। 33,000 माइनस 11,000 इक्वल टू 22,000। पर इसके लिए लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो तभी क्लास में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो टॉप पे जो बैलेंस होता है उसका जस्ट रिवर्स बैलेंस हमें नीचे शो करना होता है। यहाँ डीआर बैलेंस तो हम यूज करेंगे सीआर बैलेंस। सीआर बैलेंस यहाँ किसका था? एस का कैश बुक, यहाँ यूज करेंगे एस को पासबुक। सीआर बैलेंस एस पर पासबुक। तो टॉप पे जो अपना बैलेंस होता है उससे रिवर्स बैलेंस हमें बॉटम में शो करना होता है। और इस तरह से ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। और जो अपना चैप्टर है उसका बेस यही है, डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सिमिलरिटीज है। इज दिस क्लियर? तो क्या ये क्वेश्चन सबके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? क्या आपके ये क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझ में आ गए हैं? रिप्लाई करके बताइए क्विकली, कंप्लीटली। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।